हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला का 11वां वीडियो है। पिछले वीडियो में मतलब आधुनिक भारतीय इतिहास भाग 10 में हमने बात की थी कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स भाग 2 की, और ये वीडियो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स और वायसराय भाग 3 है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल्स भाग 3। पिछले वीडियो तक में हमने बात की थी लॉर्ड ऑकलैंड की। आइए उससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड एलनबरो की। एलनबरो का कार्यकाल जो था वो 1842 ईस्वी से लेकर 1844 ईस्वी तक रहा। एलनबरो का कार्यकाल 1842 से 1844 ईस्वी तक रहा। एलनबरो के कार्यकाल की जो मुख्य घटना थी उसकी शुरुआत हुई प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति के साथ। एलनबरो के कार्यकाल में प्रथम अंग्रेजों और अफगानों के युद्ध की समाप्ति हुई। इसने चार्ल्स नेपियर को सैन्य और असैन्य शक्तियों के साथ सिंध भेजा। जो लॉर्ड एलनबरो था उसने चार्ल्स नेपियर को सैनिक और असैनिक शक्तियों के साथ सिंध भेजा। 1843 ईस्वी में चूंकि इसने चार्ल्स नेपियर को सिंध भेजा था तो उसके परिणाम स्वरूप 1843 ईस्वी में सिंध जो था वो अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया। 1843 ईस्वी में ही एलनबरो के कार्यकाल में ग्वालियर के सिंधिया जो थे उन्होंने आत्मसमर्पण किया। एलनबरो के कार्यकाल के बारे में कहा जाता है कि एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल था। जो एलनबरो का कार्यकाल था वो कुशल आक्रमणीयता की नीति का कार्यकाल था। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। तो लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक रहा। इसके कार्यकाल की मुख्य बात जो थी वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जिसमें इसने लाहौर पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित किया। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ जिसमें इसने लाहौर पर अंग्रेजी आधिपत्य स्थापित किया, ये इसके कार्यकाल की प्रमुख घटना थी। इसके बाद इसने जो एक अन्य कार्य किया अपने कार्यकाल में, इसने नरबली की प्रथा को समाप्त किया। जो नरबली की प्रथा चल रही थी भारत में उसकी समाप्ति लॉर्ड हार्डिंग ने की। इसने अंग्रेजी शिक्षित लोगों को रोजगार में वरीयता प्रदान की। जो अंग्रेजी में शिक्षित थे, जिनको अंग्रेजी का ज्ञान था, उन लोगों को इसने रोजगार में वरीयता प्रदान की। अब बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 ईस्वी से 1854 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह भारतीय इतिहास की दृष्टि के साथ साथ परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। लॉर्ड डलहौजी, इसको अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था। इसका शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण था, जैसा कि अभी बात की। इसका शासनकाल महत्वपूर्ण क्यों था? क्योंकि इसने अंग्रेजी साम्राज्य को बहुत अधिक गति प्रदान की। इसने साम्राज्य विस्तार में जो अंग्रेजी साम्राज्य था उसका बहुत अधिक विस्तार किया। इस कारण ये जो था इसका कार्यकाल बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण था। इसने रियासतों के पद और उपाधियों पर हमेशा प्रहार किया। इसको जब भी मौका मिला इसने रियासतों के पदों की समाप्ति की और उपाधियों को छीना। तो ये जो इसके कार्यकाल की मुख्य घटना थी कि इसने रियासतों के पद और उपाधियों पर हमेशा निरंतर प्रहार करता रहा। ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब विजय जो कि 1849 ईस्वी में हुई, डलहौजी की पहली सफलता थी, जिससे इसने अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का आरंभ किया। तो जो डलहौजी की पहली सफलता थी वो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और पंजाब विलय था जो 1849 ईस्वी पर था। डलहौजी का जो कार्यकाल आरंभ हुआ 1848 से और 1849 में इसने एक मुख्य सफलता प्राप्त की द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में पंजाब विलय से, जिससे इसने साम्राज्य विस्तार में गति आरंभ कर दी। इसके कार्यकाल में एक अन्य घटना हुई जो बहुत मुख्य थी, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, द्वितीय अंग्रेजों और वर्मा का युद्ध जो 1852 ईस्वी में लड़ा गया। 1805 ईस्वी में डलहौजी ने सिक्किम पर अधिकार कर लिया।
1850 ईस्वी में सिक्किम जो है वो अंग्रेजी साम्राज्य का हिस्सा हो गया। अब बात करते हैं भारतीय रियासतों का विभाजन। डलहौजी ने भारतीय रियासतों को अलग अलग भागों में बांट रखा था। तो इसने जो है भारतीय रियासतों को कुल 3 भागों में बांटा था। तो वो किस प्रकार बांटा था उस पर चर्चा करते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। पहला वर्ग था, भारतीय रियासतों को इसने 3 वर्गों में बांटा। तो प्रथम वर्ग वो था, वे रियासतें जो ना तो अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और ना ही अंग्रेजों को कर प्रदान करती थी। ऐसी रियासतें प्रथम वर्ग की रियासतों में डलहौजी ने बांट रखी थी जो ना तो अंग्रेजों के अधीन थी और ना ही अंग्रेजों को कर प्रदान करते थे। आगे बात करते हैं द्वितीय वर्ग की रियासतें जो थी, वे रियासतें थी जो पहले कभी मुगलों और पेशवाओं के अधीन थी, लेकिन अब बाद में वो अंग्रेजों के अधीन हो गई थी। वे रियासतें द्वितीय वर्ग की रियासतों में बांटी गई डलहौजी के द्वारा, जो पहले मुगलों और पेशवाओं के अधीन थी, किंतु अब जो है बाद में अंग्रेजों के अधीन हो गई। आगे बात करते हैं तीसरे वर्ग की जो रियासतें बांटी डलहौजी ने, वो ऐसी रियासतें थीं जिनको अंग्रेजों ने सदनों के द्वारा स्थापित किया था। तो ये कुल 3 वर्गों में भारतीय रियासतों का विभाजन डलहौजी ने किया था। इसका लाभ क्या था? तो डलहौजी ने 3 वर्गों में विभाजित किया और इसमें एक जो नियम लागू किया वो इस प्रकार था कि डलहौजी ने प्रथम वर्ग की रियासतों से गोद लेने का अधिकार प्रदान कर रखा था। जो प्रथम वर्ग की रियासतें थीं उनको गोद लेने का अधिकार दे रखा था कि वो कोई भी उत्तराधिकारी अपना गोद ले सकते हैं। जो प्रथम वर्ग की रियासतें थीं जो ना तो अधीनता स्वीकार कर रखी थी और जो ना अंग्रेजों को कर प्रदान करती थी, वो स्वतंत्र रूप से अपने उत्तराधिकारी को गोद ले सकती थी। आगे बात करते हैं द्वितीय वर्ग की रियासतों को गोद लेने के लिए कंपनी की अनुमति की आवश्यकता थी। वे रियासतें जो कंपनी के अधीन थी उनको गोद लेने के लिए कंपनी की अनुमति की आवश्यकता थी। हालांकि अनुमति की आवश्यकता से इस प्रकार समझा जा सकता है कि यह सिर्फ एक खाना पूर्ति थी और कंपनी ने कभी भी इसकी अनुमति प्रदान नहीं की, क्योंकि इसकी रणनीति राज्य हड़प नीति थी। तो ये सिर्फ एक कहने की बात थी कि अनुमति की आवश्यकता थी, किंतु ये दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो द्वितीय वर्ग की रियासतें थी वो गोद नहीं ले सकती थी क्योंकि कंपनी उसको मना कर देती थी। और तीसरे वर्ग की रियासतों को गोद लेने का कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था और इस प्रकार जो है साम्राज्य विस्तार में बहुत अधिक गति मिली। और जो ये राज्य हड़प नीति अपनाई, ये तीनों रियासतों पर नियम लागू करके डलहौजी ने इस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्यों में बहुत अधिक विस्तार हुआ। कैसा विस्तार हुआ उस पर चर्चा डालते हैं कि प्रमुख राज्य जिनका विलय हुआ इस सिद्धांत के अंतर्गत वो कौन कौन से थे। सबसे पहले बात करते हैं 1848 ईस्वी में सतारा का विलय। 1848 ईस्वी में सतारा का विलय हुआ। 1849 ईस्वी में जैतपुर और संबलपुर का विलय हुआ। 1849 ईस्वी में जो विलय हुआ वो जैतपुर और संबलपुर का हुआ। 1850 ईस्वी में बागात का विलय हुआ। 1852 ईस्वी में उदयपुर का विलय हुआ। 1852 ईस्वी में उदयपुर का विलय हुआ अंग्रेजी साम्राज्य में। 1853 ईस्वी में झांसी का विलय मुगल साम्राज्य में अंग्रेजी साम्राज्य में हुआ। 1854 ईस्वी में नागपुर का विलय हुआ। इसके बाद 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो ये जो प्रमुख राज्य थे जिनका विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हुआ। कई बार ये तारीखें पूछी जाती हैं कि कौन से सन में किस राज्य का विलय हुआ, तो एक बार इन पर फिर से नजर डाल लेते हैं। 1848 सतारा का विलय, 1849 जैतपुर और संबलपुर का विलय, 1850 बागात का विलय, 1852 उदयपुर का विलय, 1853 झांसी का विलय, 1854 नागपुर का विलय और 1856 अवध का विलय। इसके बाद बात करते हैं जो डलहौजी था, इसने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। तो जो शिमला थी वो डलहौजी के कार्यकाल से भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई जाने लगी। ये सवाल कई बार पूछा गया है
कि किसके कार्यकाल से शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी। शिक्षा में जो उपलब्धियां रही डलहौजी की, उन पे चर्चा करते हैं। तो डलहौजी ने चार्ल्स वुड द्वारा शिक्षा से संबंधित जो वुड डिस्पैच था निर्देश पत्र, उसको पेश किया। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रत्येक जिले में एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, नगरों में सरकारी कॉलेज तथा कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो डलहौजी ने जो चार्ल्स वुड का वुड डिस्पैच निर्देश पत्र था उसको पेश किया और इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, नगरों में सरकारी कॉलेज और कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रेसिडेंसी के जो विश्वविद्यालय थे वो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बनाए गए थे। जो प्रेसिडेंसी के विश्वविद्यालय थे वो लंदन के विश्वविद्यालय के आधार पर बनाए गए थे। उनका जो मूलभूत आधार था वो लंदन विश्वविद्यालय था। आगे बात करते हैं, भारत में प्रथम रेल डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई। भारत में जो प्रथम रेल चली वो डलहौजी के कार्यकाल में चली और यह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे के मध्य कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय करके चली। तो जो प्रथम रेल थी वो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में डलहौजी के कार्यकाल में बंबई से ठाणे के बीच में चली और इसने कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की। डाक विभाग के बारे में बात करते हैं तो 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। डलहौजी के कार्यकाल में 1854 ईस्वी में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ, जिसमें भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। तो भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ? 1854 ईस्वी में। कैसे हुआ? नए पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित होने के बाद। तीनों प्रेसिडेंसी में जो बंबई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनमें डाक व्यवस्था की देखरेख के लिए एक एक महानिदेशक की नियुक्ति की गई। डलहौजी ने तीनों प्रेसिडेंसी में डाक व्यवस्था की देखरेख के लिए एक एक महानिदेशक की नियुक्ति की। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी के कार्यकाल में हुई। तो डलहौजी के कार्यकाल में भारत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना पहली बार हुई। आगे बात करते हैं, 1854 ईस्वी में डलहौजी ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1854 ईस्वी में। और किसके कार्यकाल में हुई? डलहौजी के कार्यकाल में। डलहौजी के कार्यकाल में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS की प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुरुआत हुई। तो ICS परीक्षाओं की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? डलहौजी के कार्यकाल में। बिजली से संचालित तार सेवा जो 1854 ईस्वी में हुई, पहली बार डलहौजी के कार्यकाल में ही आरंभ हुई। तो डलहौजी की प्रमुख उपलब्धियां हैं जो उसके कार्यकाल में उसने हासिल की। आगे बात करते हैं, 1853 ईस्वी में डलहौजी ने कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद कर दी। 1853 ईस्वी में एक बहुत ही अहम निर्णय लेते हुए इसने कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद कर दी। इसके साथ ही इसने 1855 ईस्वी में तंजौर के राजा की मृत्यु के बाद उसकी उपाधि छीन ली। जैसा कि पहले बात की थी कि डलहौजी ने पद और उपाधियों पर जो है बहुत पहले से प्रहार किया था, उसकी नीति यही थी। तो इसने 1855 ईस्वी में तंजौर के राजा की मृत्यु के बाद उनकी उपाधि छीन ली। 1855 में ही नाना साहब की भी पेंशन डलहौजी ने समाप्त कर दी। तो डलहौजी ने 1855 में नाना साहब की पेंशन भी समाप्त कर दी। डलहौजी ने मुगल सम्राट की उपाधि छीनने का भी असफल प्रयास किया। ये मुगल सम्राट की उपाधि भी छीनना चाहता था, किंतु उसमें यह सफल नहीं हो पाया। 1856 ईस्वी में पारित हुए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 ईस्वी में पारित हुआ, उसको डलहौजी ने प्रस्तुत किया। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम डलहौजी ने प्रस्तुत किया, जो बाद में 1856 ईस्वी में पारित हुआ। तो ये डलहौजी के कार्यकाल की कुछ मुख्य उपलब्धियां थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग
जिसका कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक रहा। इसका कार्यकाल जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। कैसे, उसकी चर्चा करते हैं विस्तार से। तो कैनिंग जो था वो भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था। तो कैनिंग भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। तो भारत में ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था और कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग था। इसके कार्यकाल की जो सबसे मुख्य घटना हुई वो ये हुई कि 1857 का जो विद्रोह हुआ, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है जिसको, वो इसी के कार्यकाल में हुआ, जिसकी चर्चा हम विस्तार से अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। 1857 के विद्रोह की जो चर्चा हम विस्तार से अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। और 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन जो है वो कंपनी से हटकर सीधा ब्रिटिश शासन के हाथों में चला गया। तो 1857 की जो विद्रोह की घटना हुई वो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुई। 1856 ईस्वी में कैनिंग ने हाई कोर्ट एक्ट पारित किया। तो हाई कोर्ट एक्ट 1856 ईस्वी में पारित हुआ और इसके अंतर्गत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई। तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई वो हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा हुई और ये हाई कोर्ट एक्ट 1856 ईस्वी में पारित किया गया। आगे बढ़ते और बात करते हैं मैकाले के द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता 1858 में कुछ परिवर्तन के साथ इसको 1861 में लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग ने मैकाले के द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता जो था 1858 में, उसमें कुछ परिवर्तन के साथ इसको 1861 में लागू कर दिया। आगे बात करते हैं 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने पेश किया था, उसको लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में पारित किया। रेल लाइनों, सड़कों और नहरों का निर्माण भी इसने अपने कार्यकाल में कराया। इसने 500 रुपए से अधिक की आय पर आयकर लगाया। इसने आयकर के क्षेत्र में एक विशेष निर्णय लेते हुए, महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 500 से अधिक की आय पर आयकर लगाया और साथ ही आयात और निर्यात पर भी कर निश्चित कर दिया। आयात पर इसने 10% और निर्यात पर इसने 4% कर को निर्धारित किया। आगे बात करते हैं 1859 में राज्य हड़प नीति, जो विलय की नीति थी डलहौजी की, उसको आधिकारिक रूप से इसने वापस ले लिया। तो 1859 ईस्वी में राज्य हड़प नीति को लॉर्ड कैनिंग ने वापस ले लिया आधिकारिक रूप से। दास प्रथा को इसने गैरकानूनी बनाया। कैनिंग के कार्यकाल में ही बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेजा गया। तो बहादुर शाह द्वितीय जो है लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में रंगून गया। इसके बाद जो कार्यकाल रहा वो लॉर्ड एलिगन का रहा। लॉर्ड एलिगन का कार्यकाल 1862 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक रहा। इसने अपने कार्यकाल में बहावी आंदोलन का दमन किया। इसके कार्यकाल की जो मुख्य घटना थी वो बहावी आंदोलन का दमन था। इसने दासों के व्यापार पर रोक लगाई। क्योंकि इसका कार्यकाल बहुत ही छोटा था तो इसके कार्यकाल की जो मुख्य बातें थी वो ये थी कि इसने बहावी आंदोलन का, जो बहावी विद्रोह था, उसका पूर्णतया दमन किया और दासों के व्यापार पर रोक लगाई। 1863 ईस्वी में इसकी मृत्यु पंजाब में हो गई। आगे हम बात करेंगे सर जॉन लॉरेंस और उसके आगे के कार्यकाल के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके और अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।